दोस्तों 2020 में पूरी दुनिया ने कोविड-19 देखा है। एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे ले आया। पूरी दुनिया बेबस हो गई, लाचार हो गई और बड़ी मुश्किल से हम कोविड-19 से निकल पाए। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कोविड का हर वेव अलग होता था। जो फर्स्ट वेव था उसमें जो एल्डरली यानी बूढ़े पेशेंट्स थे और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स थे वो इफ़ेक्ट हुए। लेकिन जो सेकेंड वेव था उसमें काफ़ी सारे यंग पेशेंट्स थे और जो सेकेंड वेव था उसमें डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा था, यानी हर बार वायरस म्यूटेट होके आ रहा था। तो ये तो उस वायरस की बात है जिसे हम जानते हैं। जो कोरोना वायरस था वो हमारे एमबीबीएस टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ होता था, यानी हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होती थी। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कोविड-19 से 20 गुना ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ये पूरी ह्यूमैनिटी को अपने घुटनों पे ला सकते हैं, तो आप शॉक में रह जाओगे। हेलो, आई एम डॉक्टर शबाना और आज हम ऐसे ही ख़तरनाक वायरसेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर जीन मैक्लेरी एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर है जेनेटिक्स और मेडिसिन के, और ये एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। उन्होंने ये कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि जो आर्कटिक रीजन है यानी नॉर्थ पोल का जो फ्रोज़न रीजन है उसका अगर परमाफ्रॉस्ट लेयर मेल्ट होता है, पिघलता है, तो उससे ज़ॉम्बी वायरसेस रिलीज़ हो सकते हैं और ये ज़ॉम्बी वायरसेस काफ़ी सारी पैंडमिक्स कॉज कर सकते हैं। मैं तो परमाफ्रॉस्ट लेयर और ज़ॉम्बी वायरसेस के बारे में जानती नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिसर्च किया जाए और मैंने अपने रिसर्च और स्टडीज़ में पढ़ के ये पाया है जो मैं आपको बताऊँगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ज़ॉम्बी का मतलब ये है कि ऐसा मुर्दा जो जादू टोने के ज़रिए जागृत किया जाता है, यानी अ कॉप्स दैट इज़ रिवाइव्ड बाय विचक्राफ्ट। और ये जो करीबियन यानी जो वेस्ट इंडियन और अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। तो अगर हम यही ज़ॉम्बी को एक्स्ट्रापोलेट करें वायरसेस को, इसका मतलब ये है कि ऐसा वायरस जो काफ़ी साल तक सोया हुआ है, मरा हुआ है, और वो किसी कारणवश फिर से जागृत हो जाए। ये जो ज़ॉम्बी वायरसेस हैं ये नॉर्दर्न रीजन के परमाफ्रॉस्ट लेयर में फंसे हुए हैं। परमाफ्रॉस्ट लेयर नॉर्दर्न रीजन का वो फ्रॉस्ट का हिस्सा है जो 1 मिलियन साल पहले यानी 10 लाख साल पहले जब धरती बन रही थी तब बना था। जो हमारे ह्यूमन एंसेस्टर्स थे वो इसके कई सालों बाद यानी लगभग 3 लाख साल पहले धरती पे आए। तो ये परमाफ्रॉस्ट लेयर में जब बनते बनते वायरसेस जो होते थे ये इस लेयर में फंस गए। अब ये परमाफ्रॉस्ट लेयर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बहुत साल पहले जब धरती बन रही थी, जो धरती की ऊपरी सतह थी नॉर्दर्न रीजन की, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, एक्सपैंड हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, एक्सपैंड हो रही थी, और इसकी वजह से जो पत्थर थे वो पिसे जा रहे थे, यानी जो सैंड या रेत की तरह वो बहुत फाइन हो गए। इसमें फिर प्लांट्स और जो जीव थे वो आने लगे, लेकिन बिकॉज टेम्परेचर बहुत ठंडा था तो ये जमने लगा। लेकिन जो परमाफ्रॉस्ट लेयर है वो सारा समय जमा हुआ नहीं रहता है। एवरी 2 ईयर्स यानी हर 2 साल में ये पिघलता है, फिर जमता है, पिघलता है, फिर जमता है, और इसकी जो सतह में बहुत साल पहले जो जीव थे, जो कीटाणु थे, वो जम गए और वो अब तक जमे हुए हैं। पर्माफ्रॉस्ट लेयर वो लेयर भी है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है, यानी जो हमारी धरती का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, जस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है और एक तरह का होमोस्टैटिक मैकेनिज़्म मेंटेन रहता है। रिसर्चर्स का मानना है कि 1.7 ट्रिलियन टन्स कार्बन का इस लेयर में फंसा हुआ है। ये जो करंटली धरती पर कार्बन प्रेजेंट है उसका लगभग दुगना है। अगर आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट लेयर पिघलता है तो इसमें से लगभग 160 बिलियन टन कार्बन रिलीज़ हो सकता है अब से लेके 2100 के बीच में। यानी अगर कार्बन रिलीज़ हो गया तो धरती का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ेगा और ये धरती के लिए हानिकारक हो सकता है।
जो पर्माफ्रॉस्ट लेयर है उसके लेयर में जो कीटाणु होते हैं, अगर ये एरिया सूखा है तो ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन को कंबाइन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर ये एरिया गीला है यानी पिघल जाता है तो इन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तब ये कार्बन पानी के साथ कंबाइन करके मीथेन गैस बनाता है। और जो मीथेन गैस है ये कहीं ज़्यादा गर्म है, यानी ये है धरती का जो टेम्परेचर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कहीं ज़्यादा बढ़ेगा और धरती बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगी। जब धरती गर्म होगी तो और पर्माफ्रॉस्ट लेयर पिघलता रहेगा, यानी ये एक विशेष साइकिल है और ये साइकिल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और धरती का टेम्परेचर एक बहुत ही डेंजरस लेवल पे आ जाएगा, जिसकी वजह से जो बहुत सालों पहले जो कीटाणु ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे, वो फिर से एक्सपोज हो जाएंगे और ये ह्यूमैनिटी को काफ़ी सारे पैंडमिक्स कॉज कर सकते हैं। मे बी आप ये सोचोगे कि थोड़े बहुत ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, पर्माफ्रॉस्ट मेल्ट होता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब इट डजेंट रियली मैटर। लेकिन इसमें हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पहला ये कि बिकॉज़ ये बहुत लाखों साल पहले उस लेयर में फंसे थे, इसीलिए रिसर्चर्स को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। दूसरा, बिकॉज़ ये फंसे हुए थे, ह्यूमैनिटी यानी जो लोग हैं वो इस वायरस को एक्सपोज्ड नहीं है, यानी इस वायरस के अगेंस्ट हमें कोई इम्यूनिटी नहीं है। तीसरा ये कि ये जो वायरसेस है ये कार्बन के साथ कंबाइन होकर मीथेन गैस बनाते हैं और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा धरती का टेम्परेचर बढ़ा सकती है और ये कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। ये इतना सीरियस मैटर है कि यूनिवर्सिटी ऑफ आर्कटिक ने एक टास्क फोर्स बनाया है जो ऐसे ज़ॉम्बी वायरसेस को स्टडी करते हैं। उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग प्रोसीजर बनाई है, एक मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया है ताकि दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसे डिटेल में स्टडी किया जाना चाहिए और ये एक पैंडमिक या इन्फेक्शन स्प्रेड होने के पहले हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिजीज़ एक्स के बारे में चेतावनी दी है। 2017 में WHO ने एक लिस्ट बनाई है जो दुनिया भर के डेडली वायरसेस की है और जो जानलेवा बीमारियां कॉज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए एक डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अभी सिर्फ एक थियोरी नहीं है। अगर ये ज़ॉम्बी वायरसेस रिलीज़ हो गए तो काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती है जिनका इलाज अभी तक हमारे पास नहीं है। इसीलिए हमें हमारे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। धरती का टेम्परेचर जो बहुत अग्रेसिवली बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम ये करेंगे तभी हम हमारे प्लैनेट को प्रिजर्व कर पाएंगे, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।